उसका हमारा अध्याय है 8। उसका नाम है श्याम ए किसान। उसके जो लेखक है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें क्या बताया है, जो शाम का समय है उसकी उपमा एक किसान के रूप में दी गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं और उसके बाद में उसकी जो कविता है श्याम एक किसान, उसकी भावार्थ करेंगे। तो पहले देखते हैं परिचय। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म होता है 15 सितंबर 1927 और इन्होंने जो शिक्षा की है प्रयाग विश्वविद्यालय से। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में और अध्यापन कार्य भी करवाया गया है। और हम आगे इनका देखें तो इन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया है और प्राग का भी संपादन किया है। तो आकाशवाणी में भी काम किया है और प्राग का संपादन भी किया। और हम इनके रचनाएं देखें तो मुख्य जैसे कहानी है इनकी, उपन्यास है, नाटक है और बाल साहित्य भी है। और इनको 1983 ईस्वी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम इनकी रचना देखें तो काव्य संग्रह के अंदर देखते हैं मुख्य रचना है काट की गाड़ियां, और एक सोनी नाव, गरम हवा, जंगल का दर्द, और हम इनका उपन्यास देखें तो इसका उपन्यास है उड़े वे रंग। और इनका नाटक है बकरी। हम इनका बाल साहित्य देखें तो बाल साहित्य के अंदर और एक है आपके लाख की नाव, लाख की नाव, ये इनके मुख्य बाल साहित्य। और इनका निधन देखे हम तो आत्मिक निधन हो जाता है इनका 24 सितंबर
1983 के अंदर। ठीक है, ये आश्वत मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारे सर्वश्रेष्ठ दयाल जी का जीवन परिचय। अब हम इनकी देखते हैं जो कविता है उसका हम वर्णन करते हैं। श्याम है किसान। तो श्याम है किसान कविता, ये जो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना है वो जो प्रकृति के दृश्य है उसको एक किसान मानकर उपमा के रूप में बताई गई है। तो ये मानते हैं कि जैसे प्राकृतिक जो चित्रण है उसके जैसे पहाड़ है वो उनको ऐसा लगता है कि एक किसान बैठा हुआ है। वो जो ऊपर आसमान है वो किसान का साफा बताया गया है। और घुटनों के पास में से जो सफेद नदी गुजरती है वो तो चादर के समान बताई गई है। और जो ये झुंड है वो भेड़ों का झुंड बताया गया है। और ये सूरज है वो एक चिलम के प्रकार बताया गया है। और प्लास का जो पास में जंगल है उसको अंगीठी के समान बताया गया है। तो ये शाम का जो दृश्य है प्रकृति का उसकी उपमा दी गई है। तो हम हमारी कविता शुरू करते हैं। एक श्याम एक किसान। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ये मैंने आपको बताया जो पहाड़ है उसको किसकी उपमा दी गई है, एक किसान के पहाड़ है वो एक किसान के रूप में बैठा हुआ है। और जो आसमां है आकाश है वो ऐसे लग रहा है जैसे किसान ने साफा पहन रखा हो या साफा बांध रखा हो। और एक जो सूरज है वो एक चिलम के समान लगता है। तो ऐसा लगता है किसान मतलब पहाड़ रूपी जो किसान है वो चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और जो नीचे से नदी गुजर रही है वो घुटनों के नीचे से वो एक चादर के समान दिखती है। पास ही धधक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। और पास में ही प्लास का जंगल है। जो प्लास के जो फूल होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। अगर हम अंगीठी को जलाएं तो उसमें जो आग निकलती है उसका भी रंग कैसा नजर आता है, लाल। तो ऐसा लगता है पास में जो जंगल है वो अंगीठी के समान है। अंधकार दूर पूर्व में और दूर दूर तक अंधकार छाया हुआ है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और जो दूर अंधकार है वो ऐसा नजर आता है जैसे भेड़ों का गला मतलब झुंड। भेड़ों का जो गले बताया है भेड़ों का एक समूह है झुंड। तो ऐसा लगता है अंधकार जो दूर है वो ऐसा लगता है कि भेड़ों का झुंड। तो ये एक उपमा के रूप में आपको बताई गई है कविता। तो शाम का समय था उसमें ये उपमा लेकर आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर। और उसी समय अचानक एक मोर के बोलने की आवाज आती है जैसे किसी ने आवाज दी हो सुनते हो। जो मोर की आवाज सुनाई दी तो कवि को ऐसा लगा, लेखक को ऐसा लगा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो कहना चाह रहे सुनते। और जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी तो चिल्लम कौंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। जैसे वो आवाज आई तो जो ये शाम का समय था उसमें चिल्लम कौंधी मतलब गिर गई हो, औंधे गिरना जैसे। तो सूरज डूब गया था जिससे जो धुआं उठ रहा था वो भी समाप्त हो गया। और सूरज डूबने के कारण अंधकार छा। तो ये छोटी सी थी आपकी कविता। तो कविता का हम सार देखें तो सार क्या दे रखा है कि कवि किसान के रूप में जाड़े के शाम को प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करता है। और जो एक प्राकृतिक दृश्य के पहाड़ के बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो आपकी बुक है उसमें चित्र दिया हुआ है। उस चित्र में आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो पहाड़ है वो किसान के रूप में नजर आता है। ठीक है। और आगे आकाश उसके सिर पर साफे के समान पहाड़ पर बंधा हुआ है। ऐसा लगता है किसान ने साफा बांध रखा हो। और नीचे से जो नदी बह रही है ऐसा लगता है घुटनों पर कोई चादर रखी हुई हो। और पलास के जो पेड़ है उस पर लाल लाल जो फूल खिले हुए हैं वो ऐसे लगते हैं कोई जलती हुई अंगीठी हो। और जो घना अंधकार छाया हुआ है वो ऐसा लगता है कि कोई भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो या भेड़ों का झुंड आ रहा हो।
अब पश्चिम में सूरज डूब जाता है और अचानक मोर के बोलने की आवाज सुनाई देती है, तो मानो ऐसा लगता है कि मोर हमें कह रहा है कि सुनते हो। और ये जो दृश्य है वो बदल जाता है, चिलम औंधी गिर जाती है, मतलब चिलम नीचे गिर जाती है, आग बुझ जाती है, आग बुझने के कारण धुआं उड़ता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है और रात होने पर अंधेरा छा जाता है। तो ये थी छोटी सी जो कविता, उसका सार। अब हम कविता के बाद में कुछ उनके प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं। अलग ही क्वेश्चन उत्तर आपके तो दिए हुए हैं। जैसे आपका हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन के अंदर ही क्या पूछा गया है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान रूप दिखाया गया है। जो अभी हमने पढ़ी कविता, उसका जो शाम का समय था वो एक किसान के रूप में दिखाया गया है। तो एक रूपक है, उपमा दी गई है। इसे बनने के लिए 5 एक रूपता की जोड़ी बनाई गई है और जो आपका पूरी कविता है उसके अंदर 5 जोड़ियां बनाई गई है। उन्हें क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उपमा के रूप में 5 उपमा दी गई है। जैसे पहाड़ को किसान की दी गई है, जो क्लास है उनको अंगीठी की दी गई है। इस प्रकार 5 उपमा दी गई है। पहली उपमा आकाश और साफे में दिखाई हुई कविता में आकाश का साफा, ये पहली उपमा दी गई है। जो आकाश है वो किसान का क्या बताया है, साफा बताया। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। तो पहली और तीसरी इसने बता दिए, तो मानो नदी चादर सी हो। तो 2 उपमा बता चुका है। अब अपन को क्या पूछना चाहता है कि दूसरी, चौथी और 5वीं उपमा इस कविता में से खोजकर आप बताइए। तो ये हम देखें तो दूसरी उपमा क्या है, चिल्लम सूरज से। सूरज है वो किसके समान उपमा दी गई है, चिल्लम के समान। चौथी जो एक रूपता बताई गई है वो बताइए अंगीठी पलाश के फूलों से। जो पलाश का फूल है उसको क्या उपमा दी गई है, अंगीठी के समान। पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल कलर के नजर आते हैं, और अगर हम अंगीठी को भी जलाए, आग जलाए उसके अंदर, तो उसका भी रंग कैसा होता है, लाल। तो जो अंगीठी है उसको पलाश के फूलों की उपमा। आगे 5वीं एक रूपता देखें तो अंधकार के गले सा। अंधकार में भेड़ों के गले सा, भेड़ों का क्या बताया है, झुंड बताया है, समूह। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा हम देखें तो दूसरे में क्या पूछा है कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। अब शाम का जो शाम होने का समय है उसमें 2-3 आपको क्वेश्चन किए गए, तो आप देखकर बताइए कि उसमें आपको कैसा लगता है। शाम कब शुरू हो जाती है, तो गर्मियों में शाम करीब लगभग 6 बजे शुरू हो जाती है। सर्दियों में जल्दी होती है 5:15 के आसपास, लेकिन गर्मियों में शाम कब शुरू होती है, 6 बजे। दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। मतलब जब शाम होनी शुरू होती है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है, तो लगभग करीब के 1 घंटा सूरज डूबने में लग जाता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन किया है कि उस समय आसमान में क्या क्या परिवर्तन नजर आते हैं। जब सूरज डूब जाता है तो आसमान कैसा नजर आता है, तो सूरज डूबते समय आसमान लाल रंग का नजर आता है और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीले रंग का, और सूरज डूबने के बाद अंधेरा छा जाता है। ये था। अगला देखें हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा में आपको पूछा गया है कि मोर के बोलने पर कभी ऐसा लगा जैसे सुनते हो। इसके नीचे दिए कुछ पक्षियों के हैं, उसके बारे में आप 2 शब्द बनाइए। जैसे कबूतर दिया है तो हम कबूतर का देखें तो लो भाई आप खत ले लो। जैसे हमने मोर का कवि ने माना है कि सुनते हो, उसी प्रकार इन पक्षियों को भी आपको बनाने हैं। जैसे हम कबूतर का बनाए तो कबूतर का खत ले लो। ठीक है, जो पहले का समय था तो समाचार का आदान प्रदान करने के लिए कबूतर भी एक संचार का साधन था। तो कबूतर को हम किससे जोड़ लेते हैं, खत से। दूसरा है कौवा। कौवे को के सुनते हो घर में मेहमान आए हैं। तब कभी कौवा हमारे घर में बोलता है तो ये मानी गई है कि कौवा बोलने से मेहमान आता है। तो कौवे को क्या मान ले, मेहमान आने वाला है, कौवा बोले तो। अब मैना का दिया गया है तो मैना को मीठी मधुर आवाज होती है तो उसको लगता है कैसे हो, मैना हमें पूछ रही है कि आप ही कैसे हो। फिर तोता, तो राम राम भाई। तोता को अगर सिखाया जाए तो जैसा मनुष्य बोलता है वो वैसा बोलना शुरू कर देता है। तो
राम राम भाई, ये तोते के लिए। आगे है चील। चील के लिए अरे देखो नीचे क्या पड़ा है। चील से आकाश में उड़ती है तो नीचे देख के उसे लगता है कि देखो नीचे क्या पड़ा है। फिर है हंस। तो हंस ने कहा है कि मेरी तरह शांत रहो। तो ये इन पक्षियों की हमने एक सोचा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपके, इस कविता में को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया। जो आपके चित्र में जो पहाड़ व्यक्ति बनाया गया है, ऊपर आकाश में साफा बनाया गया है, वो पलाश के फूल हैं, अंगीठी है, चिल्लम है, सूरज है, अब उनको अगर चित्रण करें बनाए तो हमें किस रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए नीले, पीले, भूरे, लाल, सफेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता होगी, तब हमें उस चित्र को पूर्ण कर पाएंगे। अगला है कि शाम के समय क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। कुछ अपन को दिए हुए हैं नाम, उनका आपको पता करना है कि शाम के समय ये क्या क्या करते हैं। जैसे एक पक्षी है तो पक्षी शाम को समय अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। जब शाम हो जाती है तो सारे पक्षी जहाँ दाना पानी के लिए गए हुए हैं वहां से वो अपने घोंसले में लौट आते हैं। फिर खिलाड़ी का दिया है तो खिलाड़ी खेलने का अभ्यास करता है और अपना खेल समाप्त करके आराम करता है। फिर आया है फल वाले। तो फल वाले शाम होने पर उसकी ये इच्छा होती है कि जल्दी से मेरे फल बिक जाए और मैं घर को चले जाऊं। आगे दिया है माँ। तो माँ घर का सारा काम निपटा कर जो उनके परिवारजन बाहर गए उनका लौटने का इंतजार करती है। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे शाम के समय विश्राम करना चाहते हैं। फिर पिताजी जो दफ्तर गए हैं तो दफ्तर से घर और लौटते हैं। जैसे किसान, तो किसान खेती करने के लिए दिन भर परिश्रम कर रहा है, तो परिश्रम करने के बाद अपने बैलों को लेकर घर की ओर लौटता है। और एक आपको पूछा गया बच्चे, तो बच्चे खेलते हैं और खेलने के बाद वो घर की ओर लौटे आते हैं। तो ये था आपके इसी पाठ के कुछ 2-4 क्वेश्चन और ये छोटी सी इसकी कविता जो आपकी कक्षा 7 में दी गई है। तो आज के लिए इतना ही।